जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज हम बात करने जा रहे हैं कैसे साइलेंट बट स्ट्रेटेजिक स्टॉर्म की भारत और यूएई के बीच बढ़ते हुए डिफेंस टाइज की। दिल्ली और अगर हम यूएई की बात करें, दिल्ली के अंदर यूएई की एयरफोर्स और एयर डिफेंस के जो कमांडर हैं मेजर जनरल राशिद मोहम्मद अब्दुल्ला अल शम्सी, और यूएई आर्मी के जो चीफ हैं मेजर जनरल यूसुफ मायूस सईद अल हलामी, दोनों हाई लेवल विजिट के लिए आए। और इससे ये क्लियर मैसेज मिलता है कि इंडिया और यूएई की जो डिफेंस पार्टनरशिप है वो अब सिर्फ कागजों पर ही नहीं है, बल्कि बैटलफील्ड और एयर स्पेस में भी ये पहुंच रही है। तो बात करेंगे इस बढ़ती हुई जो डिफेंस पार्टनरशिप है, जिसकी शुरुआत 2006 में हुई थी जब जॉइंट डिफेंस कॉर्पोरेशन कमेटी हुई, और आज 2025 में जो ये रिलेशंस हैं वो कहाँ तक पहुंच चुके हैं, और आज हम 2025 में एंटर कर चुके हैं। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कमर आगा साहब, जो इन पूरे मामलों पर काफ़ी गहरी पकड़ रखते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जी नमस्कार। सर, आर्मी चीफ और एयरफोर्स कमांडर दोनों का भारत आना यूएई के, क्या ये एक कोइंसिडेंस है या फिर हम कहेंगे एक कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री अलाइनमेंट का सिग्नल है कि जो भारत और यूएई के बीच में डेवलप हो रहा है? काफ़ी समय से काम चल रहा था। पहले हमारे इनके साथ जो था बेसिकली इकोनॉमिक कोऑपरेशन था, डेवलपमेंट टाइज थी, इंडियन हम्म। वर्कर्स थे वहाँ पे, ट्रेड था, हम तेल खरीदते थे, वो हमें तेल बेचते थे। अब वो धीरे धीरे लगातार बढ़ा, फिर उसके बाद जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस शुरू हुई और अब एक हम्म। काफ़ी मैच्योर टाइज हो गई हैं सुरक्षा को भी लेके, सुरक्षा के क्षेत्र में। और ये विजिट जो है वो इस बात को दर्शाता है कि कितने घनिष्ठ संबंध हैं। यूएई हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट देश है। एक तो दूर नहीं है हमसे, पर्शियन गल्फ में है। बॉम्बे या गुजरात से मुश्किल से 3 से 4 दिन में शिप पहुंच जाता है वहाँ। फिर उसके अलावा ये है कि यूएई जो है हमारा इकोनॉमिक पार्टनर है, मेजर इकोनॉमी हमारी वहीं पे है, ट्रेड हमारा उन्हीं के साथ है। और फिर बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग वहाँ पे 4.5 मिलियन यानी 43-45 लाख इंडियन वर्कर हैं वहाँ पे, जबकि इनकी पॉपुलेशन जो है वो 11.5 मिलियन की है, तो लगभग 30-35% इंडियन पॉपुलेशन है वहाँ पे। बड़ी संख्या में इंडियन पर्यटक जाते हैं और एयर कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग है हमारी उनके साथ बनी भी है। इस वजह से जो है और यूएई के लिए भी इंडिया बहुत इम्पोर्टेंट है। दोनों एक दूसरे के देश में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी आरबीएल बैंक में इमेरेट्स के बैंक ने काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, और फिर उसके अलावा ये भी है कि और बहुत से क्षेत्र में आने वाले समय में ये इन्वेस्टमेंट भी आएगा और हमारे उनके साथ ट्रेड रिलेशन के साथ साथ डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ता हुआ नजर आता है। तो यही नहीं बल्कि डिफेंस कोऑपरेशन में भी डिफेंस प्रोडक्शन की तरफ भी भारत चाहेगा, और वो भी चाहेंगे कि हम लोग मिल के बहुत सी चीज़ें ज्वाइंटली बनाएं, डेवलप करें, बनाएं और तीसरी जगहों पे बेचें भी, और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो लोग रख भी सकते हैं, हम भी रख सकते हैं। तरह की बहुत सी चीज़ें हैं, एक लंबी लिस्ट है जो आइडेंटिफाई की जा सकती है, जो इसमें उनका इन्वेस्टमेंट हो सकता है, योगदान हो सकता है। भारत के साइंटिस्ट और डिज़ाइनर जो डिज़ाइन करते हैं दीज इक्विपमेंट, इंजीनियर्स, ये लोग सब मिलके काम कर सकते हैं। देखिए भारत को काफ़ी एक्सपीरियंस है, बहुत पुरानी हमारी डिफेंस इंडस्ट्रीज़ हैं, अब तो प्राइवेट सेक्टर में भी आ गई हैं, बहुत अच्छा काम प्राइवेट सेक्टर में हो रहा है। तो इस तरह से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है यूएई भारत के लिए। फिर दूसरी बात ये भी है कि यूएई जो है वो हमारा हब है, हमारा सामान वहाँ जाता है, फिर वहाँ से बहुत से देशों में वहाँ से सप्लाई हो जाता है। और तो इस वजह से भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अब
ये 2 दिन की उनकी विजिट जो थी 27-28 अक्टूबर की, इस तरह से देखा जाए तो एक बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि इनके एक चीज और भी है, यूएई की पॉपुलेशन कम है, उनकी सेना भी बहुत छोटी है, ये स्वयं प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। इन सभी देशों को, उस खाड़ी के जितने भी देश हैं पर्शियन गल्फ रीजन के, उनको बेसिकली अमेरिका ही सुरक्षा प्रदान करता है। अब ये है कि अमेरिकन को भी कोई आपत्ति नहीं होगी अगर भारत के साथ उनके संबंध होते हैं। हम ये देख रहे हैं कि नया पैटर्न बन गया है। सऊदी अरेबिया में पाकिस्तान के साथ वो किया मिलिट्री अपना अलायंस, तो यूएई ने भारत के साथ तुरंत कर लिया, जबकि दोनों देश जो हैं अमेरिका के बहुत घनिष्ठ संबंध हैं उनसे। फिर उसके अलावा ये है कि अगर हम पश्चिम एशिया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सऊदी अरेबिया ने जो पाकिस्तान के साथ किया तो इसका मतलब ये है कि सऊदी अरेबिया भारत के विरुद्ध हो गया, नहीं। भारत उन्होंने अपना स्टेटमेंट में साफ साफ कहा है कि ये बाइलैटरल मामला है, 2 देशों के बीच का मामला है, भारत को वो अपना ब्रदरली नेशन की तरह ट्रीट करते हैं। तो खाड़ी के में जितने भी देश हैं, एक बहुत बड़ा बदलाव भी आ रहा है वहाँ के ऊपर, खाड़ी के देशों में हम देख रहे हैं, और आने वाले समय में बहुत से देश जो हैं वो अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन करने वाले हैं। सऊदी अरेबिया के अलावा भी और दूसरे देश भी, अगर सऊदी अरेबिया ज्वाइन करेगा तो फिर कतर और कुवैत या ओमान, ये लोग भी ज्वाइन कर लेंगे। पाकिस्तान भी काफ़ी उस तरफ बढ़ता हुआ नज़र आता है। भारत के जो रिश्ते हैं इस क्षेत्र को लेके अरबों से भी बहुत अच्छे हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल से भी बहुत अच्छे हैं। तो वो भारत जो है इस पूरे उसमें जो न्यू मिडल ईस्ट बन रहा है उसमें एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है, और क्योंकि हमारे संबंध अमेरिका से भी अच्छे हैं, हम समझते हैं कि एक बड़ा रोल भारत को मिल जाएगा आने वाले समय में, यानी कंटिन्यू करेगा एक और उस अपने रिलेशन को। कोई उनको आपत्ति नहीं, बल्कि जी। वो लोग चाहते हैं, सभी देशों तो में भारत के बड़ी संख्या में लोग इस तो खाड़ी सर में। क्या हम ये कह सकते हैं कि भारत और यूएई जो है वो एक जॉइंट कमांड लेवल अंडरस्टैंडिंग बना रहा है, जहाँ पर जो है मॉडर्न वॉरफेयर के लिए स्पेशली एयर डिफेंस और जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस है उसके लिए? भारत उनको ट्रेनिंग देगा, और अगर कहीं जरूरत पड़ी, हमारा डिफेंस एग्रीमेंट अभी हुआ नहीं उनके साथ, हुँ, यानी कि जिस तरह का पाकिस्तान के साथ यूएई ने, सऊदी अरेबिया ने किया है, हुँ, वो अगर डिमांड करेंगे, हमारे स्ट्रेटेजी के लाई हैं, बन रहे हैं, तो वो अगर डिमांड करेंगे इंडियन सपोर्ट, तो भारत तुरंत उनको ज़रूर देगा अपनी मदद उनको, अगर कोई समस्या खड़ी हो जाती है इंटरनल या एक्सटर्नल समस्या। लेकिन भारत ये उम्मीद नहीं है, भारत के ट्रीटी डिफेंस एग्रीमेंट में ये नहीं होता कि भारत जाके तीसरे देश से उनके बिहाफ पे लड़ाई लड़ेगा। हाँ, उनके इंटरनल अगर उन्हें ज़रूरत है किसी चीज़ की, ट्रेनिंग की या वेपन्स की, या किसी और बहुत सी चीज़ों की जो ज़रूरत होती है लड़ाई में, तो भारत उनको प्रदान कर सकता है। लेकिन सर क्या हम ये देख सकते हैं कि जो भारत है वो यूएई में या फिर हम ये कहें कि गल्फ रीजन में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब क्रिएट कर सकता है, स्पेशली ड्रोन्स और रडार और मिसाइल सिस्टम के लिए? बहुत अच्छी तरह कर सकता है, हमको काफ़ी नॉलेज है इन सब चीज़ों की, हमारे पास बहुत बड़ी कंपनीज हैं जो आज से नहीं काफ़ी समय से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। अगर यूएई भारत से मदद लेता है, या भारत यूएई मिलके कोई इस तरह का प्रोजेक्ट करते हैं जिसमें प्राइवेट कंपनीज का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, तो ये दोनों के हित में होगा। हुँ। इस तरह के जो प्रोजेक्ट हो आने वाले समय में होंगे। यही नहीं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। यूएई और ये खाड़ी के देश जो हैं तेल सप्लाई करते हैं, गैस इनके यहाँ है कतर में, तो ये भी हो सकता है कि जो बड़े ऑयल टैंकर्स वगैरह हैं इनका भी निर्माण किया जा सकता है इंडिया, यूएई
और मैं तो समझता हूँ कि अब समय आ गया है कि ये सभी देशों को चाहिए कि अपना एक कंसोर्टियम बना ले, जिसमें सब कोई मिल के डिफेंस के एग्रीमेंट बात भी चल रही है इसके ऊपर। हो सकता है जल्दी ही, मुझे लगता है कि जिस तरह की इनिशिएटिव है, अभी तक तो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल जो थी GCC, उसके अंदर केवल तेल के ऊपर बात होती थी या डेवलपमेंट की बात होती थी, इकोनॉमिक या इस तरह की बात होती थी। लेकिन अब ये है कि जब से इजराइल का अटैक हुआ है कतर पे, तो सोच रहे हैं क्योंकि इन लोगों के पास सेनाएं नहीं है, कुछ नहीं है, अकेले ये किसी से लड़ नहीं सकते, तो इनको ज़रूरत है कि ये एक सब मिल के अपनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लें उस क्षेत्र की, और उसमें मैं समझता हूँ कि भारत बड़ा योगदान उनको दे सकता है। सर, अगर इस अलायंस की बात करते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए कितना अनकंफर्टेबल सिग्नल है जब एक इस्लामिक जो कंट्री है वो भारत के साथ जो डिफेंस इंटरपोलेबिलिटी है वो बढ़ा रही है। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करता, उनके लोग ज़रूर वहाँ काम करते हैं, और वो भी बहुत छोटे स्तर पे, और कुछ बिजनेसमैन हैं उनके इस क्षेत्र में जो वहाँ पे काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान जो है वो कोई बड़ा योगदान डेवलपमेंट क्षेत्र में नहीं दे सकता, इसलिए कि वो स्वयं बहुत निर्भर है चाइना पे, अमेरिका पे, इन देशों को लेके, और उसको इस किस्म की हाई टेक्नोलॉजी या दूसरे इंडस्ट्रीज जो ज़रूरत होती है इस क्षेत्र में, उसकी बहुत ज़्यादा नॉलेज उन लोग के पास नहीं है। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान को वो लोग देखते हैं कि भाई एक स्टेट है जो फेल हो रही है या हो गई है, और हमेशा उधार मांगती रहती है। बल्कि किसी ने कहा भी था कुछ समय पहले कि पाकिस्तान जो है वो डेट एडिक्टेड हो गया है, उधार लेने के लिए, इसको आदत पड़ गई है उधार लेने की। तो इस तरह के वो रोल नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन साथ में पाकिस्तान ये भी चाहता है, इस्लामिक कार्ड प्ले करता रहता है कि इंडिया को नहीं आना चाहिए, और वो अपने को ऑफर करते हैं, वो अपनी चीज़ें करते हैं। देखिए, यूएई के लिए भारत बहुत इम्पोर्टेंट है, यूएई हो या सऊदी अरेबिया हो या कतर, इन सब देशों के लिए हम उनके तेल के बड़े खरीदार हैं। बड़ी संख्या में हम तेल उनसे खरीदते हैं, बिलियंस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर का इन देशों से करते हैं। तो उनको, उनकी इकोनॉमी में भारत का बहुत योगदान है। एक तरफ तेल हम खरीदते हैं, दूसरी तरफ हमारे वर्कर वहाँ डेवलपमेंटल एक्टिविटी करते हैं। टू वे है मामला, दोनों तरफ से भारत उनकी मदद करता है। तो भारत और पाकिस्तान में बहुत अंतर है दोनों को लेके। भारत कोई उनसे लोन नहीं मांगता, कोई उन पर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि उल्टा सपोर्ट कर रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। बात करें इस पूरे अलायंस की और ये जो विजिट रही जिसमें मेजर जनरल हलामी भारत आए, क्या हम इसके बाद एक फॉर्मल इंडिया और यूएई के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज देख सकते हैं? जरूर बातचीत हुई होगी, इसलिए कि पहले भी हो चुकी है, शायद राजस्थान में हुई थी। एक्सरसाइजेस के दौर से अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक्सरसाइजेस तो अब हम लोगों ने पीछे छोड़ दी, वो तो ऑन गोइंग प्रोसेस है, होता रहेगा। इसी के भारत को आतंकवाद और इन सब बहुत से क्षेत्र हैं। देखिए, भारत एक बड़ा यूनिक देश है, यहाँ पहाड़ भी हैं, यहाँ के ऊपर डेजर्ट भी है बहुत बड़ा, फिर उसके अलावा यहाँ समुंदर भी है, और ग्रीन एरिया तो है ही बहुत बड़ा। तो वो जो एक्सपीरियंस आर्मी को जरूरत होती है, भारत जो है जैसे पहाड़ के ऊपर जो वारफेयर होता है, उसके लिए ट्रेनिंग इवन अमेरिकन लेते हैं भारत में आके, यूरोप के बहुत से देश आते हैं। और फिर उसके अलावा डेजर्ट है, तो डेजर्ट में भी हमारा सेनाएं काफी सक्षम है वहां पे पर भी। फिर दूसरी तरफ ये है कि हमारा बॉर्डर पाकिस्तान से बहुत बड़ा है, पाकिस्तान से बराबर आतंकवाद आता रहता है, तो आतंकवाद को रोकने के लिए। दूसरी तरफ ये भी है कि ये कंट्रीज भी, यूएई हो या कतर हो
बहरीन हो, इनको भी हमेशा डर आतंकवाद का लगा रहता है। यूएई में एक बार तो हो ही चुका है कि उनके ऑयल इंस्टॉलेशन को हूथियों ने ब्लास्ट कर दिया था, उड़ा दिया था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारत जाएगा और हूथियों के खिलाफ कोई युद्ध करेगा, ऐसा कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन ये है कि ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो उनको प्रदान कर सकता है। नेचर ऑफ ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन किस तरह ऑपरेट करती हैं उनके बारे में अवगत करा सकता है। अगर कोई इंफॉर्मेशन है उनके पास या हमारे पास तो हम एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन किसी आतंकवादी की। और यूएई ने कोऑपरेट भी किया है, बहुत बार ऐसा हुआ कि आतंकवादी वहां पहुंच गया, पता चल गया, भारत ने डिमांड की तो तुरंत उन्हीं ने अरेस्ट करके भारत के हवाले किया है। तो हमारा एंटी टेरर कोऑपरेशन भी स्ट्रेंथन होगा इसके साथ, डिफेंस टाइज के साथ साथ। लेकिन सर क्या एक और इसमें सवाल वो ये है कि क्या भारत की जो इंडिजिनस सिस्टम्स हैं जैसे आकाश, तेजस और अस्त्र मिसाइल, क्या हम ये वेस्ट एशिया की मार्केट में भी पहुंचते हुए देखेंगे? देखिए, उनको मैं समझता हूँ उनके लिए ये बहुत एप्रोप्रिएट, बहुत सही किस्म के मिसाइल्स हैं जिसकी उनको ज़रूरत है। अब पहुँचेंगे या नहीं, मैं समझता हूँ कि भारत उनसे बातचीत करेगा, रिश्ते अच्छे हो रहे हैं और किसी न किसी स्टेज पे। दूसरी बात ये है कि इंडियन मिसाइल्स जितने भी हैं ये या एयर डिफेंस सिस्टम्स वगैरह जो हम लोगों ने बनाए हैं अपने, ये काफ़ी सस्ते हैं कंपेयर टू यूरोप। लाइफ भी इनकी ज़्यादा है और एक्यूरेसी में भी काफ़ी सही साबित हो रहे हैं। तो इसलिए और मैं समझता हूँ कि ये उनके हित में होगा अगर वो खरीदते हैं, दोनों ही के हित में होगा। और यही नहीं बल्कि उनको कैश देने की भी ज़रूरत नहीं है, वो तो ऑयल एंड वेपन परचेज हो सकता है एक्सचेंज में। दोनों हम तेल तो खरीदते ही हैं उनसे, उनको पैसा देते हैं डॉलर में, तो इस तरह से उनके लिए बचत भी हो सकती है। देखिए ये सभी देश जितने भी हैं ये जो कोई भी इंपोर्ट करते हैं वो डॉलर में करते हैं, तेल भी जो बेचते हैं डॉलर में करते हैं, तो वो सारा पैसा पहले अमेरिका जाता है, अमेरिकन बैंक्स में आता है, फिर वहाँ से यहाँ आता है। अगर लोकल करेंसी में भारत चाहता है यूएई के साथ ट्रेड हो जाए, काफ़ी इसको लेके काफ़ी चर्चा में भी है, रुपी कार्ड भी बना है यूएई में, तो फिर तो उनको जो कॉस्ट देनी पड़ती है हर ट्रांजैक्शंस में, उससे वो बचेंगे। और फिर दूसरी बात ये कि उनके लिए काफ़ी अच्छा साबित है, सस्ता भी पड़े। ये तो सर आपने बड़ा अच्छा सुझाव है कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है और उम्मीद करते हैं कि क्योंकि बातचीत चल रही है, अब उसमें फाइनल क्या निकल कर आएगा ये तो अलग बात है। लेकिन सर क्या इस अलायंस में से भारत जो है वो रीजनल सिक्योरिटी का एक लीडर या एंकर के तौर पर आगे बढ़ेगा वेस्ट एशिया में, जहाँ पर चाइना और जो यूएस है पहले से ही जो उनका इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी असर्ट कर रहे हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये जो नया मिडिल ईस्ट चलने की जो बात कर रहे हैं उसमें भारत का भी एक बड़ा रोल रहेगा, कंटिन्यू करेगा और बड़े रोल में आ जाएगा, क्योंकि भारत तो बहुत समय से वहाँ पे है उनके साथ, और बड़ा रोल आएगा। और ये जो नया ऑर्डर है वो उसको बनाने में अमेरिकन इजराइलियों का बहुत बड़ा रोल है, और हमारे संबंध इन दोनों देशों से और फिर तीसरे अरब से भी बहुत अच्छे हैं। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि उनके वो इसी बातों को सोच रहे हैं, तभी ये विजिट भी हुई है। इस बात का उन्हें एहसास है कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के साथ गया तो फौरन ही यहाँ पे यूएई ने भारत के साथ करके उसको काउंटर बैलेंस करने के तरीका निकाला है। और ये एक अच्छा स्टेप है, मानना है लोगों का, जानकारों का, और ये आने वाले समय में और हमारे रिश्ते जो है यूएई के साथ और दृढ़ होंगे और मजबूत होंगे, इकोनॉमिकली भी और ट्रेड एंड कॉमर्स के अलावा डिफेंस टाइज भी। तो क्या चाइना के साथ चाइना, पाकिस्तान और यूएस का जो ये इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर करेगा ये पूरा अलायंस? खासतौर से चाइना और पाकिस्तान इन्फ्लुएंस को अगर देखिए, चाइना को एक बड़ा सेटबैक होगा। पूरी नए मिडिल ईस्ट में चाइना रशिया का रोल नहीं रहेगा ज्यादा। नए मिडिल ईस्ट जो है अमेरिका इजराइल उसको रिप्लेस कर रहा है।
और अमेरिका का मानना ये है कि ये उसका बहुत स्पेशल इकोनॉमिक जोन है और यहाँ पे वो नहीं चाहता कि चाइना या रशिया कोई बड़ा रोल वहाँ पे प्ले करे। तो इसलिए चाइना के लिए ये ज़रूर एक खतरे की बात है और भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी रहे, नया मिडल ईस्ट बने या पुराना मिडल ईस्ट रहे, तो रिश्ते तो हमारे उनके साथ आगे बढ़ते रहेंगे। इतने ये आज के रिश्ते नहीं, हजारों साल पुराने रिश्ते हैं। इस्लाम आने से पहले भी थे हमारे रिश्ते, इस्लाम आने के बाद और उसमें तेजी आई। फिर उसके बाद इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी भारत ने हमेशा इन लोगों के बारे में चिंता प्रकट की, सपोर्ट किया इन लोगों को, खासतौर से फिलिस्तीन को लेके। फिर उसके अलावा आज़ादी के बाद से, जब से ये आज़ाद हुए, हमारे रिश्ते इनके साथ लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और एक नए अगर मिडिल ईस्ट बन रहा है उसमें मैं समझता हूँ कि ये फर्दर और डेवलप होंगे आने वाले समय में। और बस धन्यवाद सर आपका हमारे साथ इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए। और जो यूएई और भारत के बीच जो डिफेंस कॉपरेशन बढ़ रही है वो किस तरह से वेस्ट एशिया में भारत के किरदार को डिफाइन करेगा, उस पर आपने हमारे साथ चर्चा की। एक बार फिर से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।